और 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। देश में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस, पॉजिटिविटी के 16% के करीब। जल्द ही बाजारों में मिल सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई को भेजी सिफारिश। ब्रिटेन में मास्क को कहा गुड बाय। कोरोना के घटते आंकड़ों की वजह से सरकार ने उठाया कदम। 27 जनवरी से लागू होगा नया नियम। यूपी चुनाव में अखिलेश की सीट पर सस्पेंस बरकरार। तीनों सीटों पर है अखिलेश के नाम की चर्चा। उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम। पहाड़ों पे हो रही है जमकर बर्फबारी। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के आंकड़े भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात दूसरी लहर जितने घातक नजर नहीं आ रहे। सांसों पर वैसा संकट दिखाई नहीं दे रहा जैसा दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था। वैक्सीन का सुरक्षा कवच है और महामारी से मुकाबला करने का देश का जज्बा। तैयारियां पूरी हैं और इन तैयारियों के नतीजे भी दिखने लगे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरे हालात बता रहे हैं। कोरोना पर जीत हासिल करने के संकेत इन तस्वीरों के जरिए मिल सकते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि मार्च तक कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। दूसरी तरफ बीएमसी ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि मुंबई में हालात काबू में है। वैक्सीन पर गुड न्यूज है कि वैक्सीन अब जल्द ही बाजार में मिल सकती है। वहीं कच्ची खबर ब्रिटेन से भी आ रही है। वहां सरकार ने माना है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है। ब्रिटेन में अब मास्क की अनिवार्यता भी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। WHO ने भी कहा है कि अगर सभी देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें तो इस साल कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ मुकम्मल तैयारियों ने देश को इस महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास दिया है। दूसरी लहर से मिले सबक के दम पर देश इस लहर का डट कर मुकाबला कर रहा है और यही वजह है कि बहुत जल्द इस बार राहत के संकेत भी मिलने लगे हैं। ये संकेत देश के तमाम शहरों से आ रहे हैं। तो दिल्ली में 13 जनवरी के बाद कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 13 जनवरी को दिल्ली में जहां 28,867 केसेस आए थे, वहीं 14 जनवरी को ये घटकर 24,343 हो गए। 15 जनवरी को भी करीब 3,500 कम केसेस आए थे और आंकड़ा 20,718 तक पहुंच गया। इसके बाद 16 जनवरी को 18,286 और 17 जनवरी को 12,527 केसेस सामने आए। 18 जनवरी को तो ये आंकड़ा 11,684 तक पहुंच गया। हालांकि कल यानी 19 जनवरी को नए केसेस में कुछ इजाफा जरूर दिखा और ये केसेस 13,785 तक पहुंच गए। दिल्ली सरकार ने भी साफ किया है कि हालात काबू में है और फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। तो ये आंकड़े राहत देने वाले हैं। ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ रही है। हालांकि बीच में हिकअप्स आते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि कल के ही आंकड़ों को ले 4 या 5 दिन बाद कल दिल्ली में एकदम फिर से आंकड़ों में उछाल आया था, लेकिन ये रफ्तार डराने वाली नहीं है। और सबसे राहत की बात तो ये है कि जितने भी केसेस अभी आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनको कोई लक्षण नहीं है, या फिर बेहद हल्के लक्षणों वाले केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल होने की दर काफ़ी कम है। ऑक्सीजन बेड्स की भी आवश्यकता वैसी महसूस नहीं की जा रही है। वेंटिलेटर और आईसीयू में जाने वाले मरीजों की तादाद भी डराने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर एक सुकून देने वाली पिक्चर सामने उभरती है और दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कोरोना को मात देता हुआ पूरा अमला नजर आ रहा है। संकेत वहां से भी अच्छे मिल रहे हैं। मुंबई में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बीएमसी ने कहा है कि मुंबई में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। इसकी पुष्टि के लिए बीएमसी ने जनवरी की शुरुआत से 15 जनवरी का कोरोना का आंकड़ा पेश किया है। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें मुंबई की पूरी कोरोना डिटेल्स है। दूसरी लहर में एपिसेंटर बनी मुंबई में तीसरी लहर में हालात पूरी तरह काबू में हैं। बीएमसी के बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए गए अपडेट से बेहतर भला क्या होगा।
दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी की शुरुआत में तीसरी लहर के भंवर में फंसी मुंबई दूसरी लहर की यादें ताजा करती दिखने लगी थी। लेकिन अब नए संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा भी गिर रहा है और अस्पताल जाने की नौबत भी कम होने लगी है। लिहाजा बीएमसी को देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना काबू में दिखाई दे रहा है। बीएमसी के इस दावे की हकीकत की जांच करें उससे पहले बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सिटी कोरोना रिपोर्ट पर क्या कहा है उसकी डिटेल जान लीजिए। 9 जनवरी कोरोना संक्रमण के 20,318 नए केस आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतनी गिरावट आई कि 18 जनवरी को नए केस की संख्या 7,000 रह गई। इसके अलावा आंकड़ों के आधार पर मुंबई में कोरोना के हालात का जो जिक्र बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी ने किया है उसके मुताबिक 15 जनवरी तक कुल 84,352 सक्रिय मामलों में से 7% मरीज अस्पताल में भर्ती थे, 3% ऑक्सीजन बेड पर, 1% आईसीयू में और उनमें से 0.7% वेंटिलेटर पर थे। ये बहुत सुखद समाचार है कि मुंबई में कोरोना काबू में है। ओमिक्रॉन वाली लहर मुंबई में कहर नहीं बरपा पा रही। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में तीसरी लहर की जिस पीक की आशंका जताई जा रही है वो क्या मुंबई में असर नहीं दिखाएगी? फिर बीएमसी का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब मुंबईकरों के संक्रमित होने के ताजा डेटा में देखिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए मरीज सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 18,241 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 31,856 है। असल में मुंबई में कोरोना के केस 9 जनवरी के बाद लगातार गिर रहे हैं। बीएमसी ने कोर्ट में इसी को आधार बनाया है। जाहिर है अमूमन बीएमसी के खिलाफ शिकायत करने वाले को भी बीएमसी के इस आंकड़े आधारित रिपोर्ट से बड़ी राहत महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब वो दिन दूर नहीं जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड आप खुले बाजार से खरीद सकेंगे। इसे लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है। अब गेंद डीसीजीआई के पाले में है कि वो दोनों टीकों को खुले बाजार में उतारने पर क्या फैसला सुनाता है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में इस्तेमाल 2 वैक्सीन अब खुले बाजार में मिलेंगी। जी हां, सही सुना आपने। बहुत जल्द कोवैक्सीन और कोविशील्ड आप बाजार के किसी मेडिकल स्टोर से खरीद पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की है। मतलब वैक्सीन को बिना किसी शर्त के इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI अब दोनों टीकों को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश का मूल्यांकन करेंगे और अपना फैसला देंगे। लेकिन सवाल है, इन दोनों वैक्सीन को बाजार में बेचा कैसे जाएगा? इसके लिए क्या गाइडलाइंस तय होगी? सूत्रों के मुताबिक कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्लिनिक और अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन बेचते वक्त अस्पताल प्रशासन को खरीदने वाले की कोविन पर पूरी डिटेल दर्ज करनी होगी। खुले बाजार में इन दोनों वैक्सीन की कीमत क्या होगी ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का इतिहास लिख दिया है। भारत में जिन वैक्सीन को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है उसमें कोविशील्ड सबसे ऊपर है। इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 65 से 70% तक कारगर पाया गया है। वहीं 100% देसी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुई है। अब देखना यह है कि DGCI कब तक दोनों वैक्सीन को खुले बाजार में उतारने की इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ब्रिटेन से एक अच्छी खबर आई है। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि 27 जनवरी से कोरोना के खिलाफ जारी पाबंदियों को कम किया जाएगा। हालांकि कुछ पाबंदियां आगे भी जारी रह सकती हैं और उन्हें धीरे धीरे खत्म करने पर विचार किया जा रहा है।
ओमिक्रॉन से जूझती दुनिया को ब्रिटेन के फैसले ने उम्मीद की नई किरण दी है। उम्मीद यह कि ब्रिटेन की सरकार ने करीब मान लिया है कि ओमिक्रॉन की लहर खत्म होने की कगार पर है। लिहाजा देश में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे भी अब उठा लेने का वक्त आ गया है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि 26 जनवरी से इन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाएगा। 27 जनवरी से नागरिकों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। ब्रिटेन में प्रतिबंध खत्म होने के बाद किसी काम से घर से बाहर निकलने वालों को कोविड पास की जरूरत नहीं होगी। सेल्फ आइसोलेट होने की अनिवार्यता वाले कानून भी लागू नहीं रह जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के दूसरे नियमों की अनदेखी पर किसी तरह की सजा या जुर्माना का प्रावधान नहीं रहेगा। अगर किसी का कोरोना टेस्ट 2 बार नेगेटिव आता है तो भी उसका सेल्फ आइसोलेशन पहले की तरह अब 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन ही होगा। हालांकि इस बीच ये बात नोट करने वाली है कि ब्रिटेन ने चाहे पाबंदियों को खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन जारी होती रहेगी। बंद जगहों पर मास्क की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखा जा सकता है। ब्रिटेन उन देशों में शुमार है जहां ओमिक्रॉन ने सबसे पहले कहर मचाया था। जनवरी के शुरुआत में यहां कोरोना का संक्रमण दर उस स्तर पर था जहां सरकार करीब रोजाना नई गाइडलाइंस जारी करती थी। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना काल अब बीतता दिख रहा है। ताजा आंकड़े कोरोना के कोहराम का अंत होने का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन में कोरोना के करीब 94,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि 29 दिसंबर को मिले कोरोना मामलों से तकरीबन 2.5 गुना तक कम है। इतना ही नहीं, कोरोना के रोजाना के केस भी लगातार घट रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि ब्रिटेन में क्या वाकई कोरोना दम तोड़ रहा है? इस सवाल का जवाब किसी थ्योरी, किसी रिसर्च, किसी कागजात में ढूंढने से बेहतर है कि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लेटेस्ट स्पीच में सुन लें। प्रधानमंत्री जॉनसन का कहना है कि कोविड अब हमेशा रहने वाला है, इसलिए हमें कानूनी नियमों को सलाह और मार्गदर्शन के साथ बदलना होगा। साथ ही वायरस वाले लोगों से सावधान और दूसरों का ध्यान रखना होगा। ब्रिटेन में कोरोना जाने वाला है या छकाने वाला है, इन सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल सकते। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि ब्रिटेन की कोरोना से लड़ाई फिलहाल फाइनल फेज में पहुंचती दिख रही है, जो सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं वो न्यूज जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही है। बच्चों की मासूमियत अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस बार लोगों का दिल जीत रही है ये बच्ची। अपनी फैमिली के साथ ये बच्ची कुछ स्नैक्स खा रही है। वो अपनी टेबल से फिंगर चिप्स उठाती है, लेकिन इसी बीच उसे नींद आ जाती है। पल भर में बच्ची नींद की वजह से सीट पर लुढ़कने लगती है। घर का ही एक सदस्य इस बच्ची को फौरन संभालता है। बच्ची का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। अब जरा इस बच्चे से मिलिए। पिता ने इन्हें चम्मच से कुछ खिलाने की कोशिश की तो इनकी हंसी छूट गई। इनकी हंसी देखकर पिता को भी हंसी आ गई। ये हंसी भी इतनी जबरदस्त थी कि बच्चे को कुछ भी खिलाना मुश्किल हो रहा था। बच्चे का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी पिता को दे दी जाए तो ऐसे ही वीडियो सामने आते हैं। एक पिता ने अपनी बिटिया के बाल संवारने का नायाब तरीका निकाला। हेयर स्टाइलिंग के लिए पिता ने वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया। बच्ची के सारे बाल वैक्यूम क्लीनर की पाइप में डाले और फिर आगे का काम वैक्यूम क्लीनर ने खुद कर दिया। इस पिता का ये अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। घात लगाई बिल्ली तोते पर पंजा मारने की फिराक में थी। बिल्ली को लगा कि अब मौका तो अच्छा है, तोते की नजरें कहीं और हैं, लेकिन तभी अचानक तोते ने पीछे मुड़कर देख लिया। इसके बाद तो बिल्ली की पोल पट्टी खुल गई। तोते की घूरती निगाहों के बीच बिल्ली बंगले में झांकने लगी। तोते और बिल्ली की एक खींचतान अब वायरल हो रही है। मालिक ने डॉग को काबू में करने के लिए लोहे के गेट लगवा दिए। गेट पर लोगों के लोहे के कुंडे भी लगे थे, लेकिन इन्हें रोक पाना आसान नहीं था। इस डॉग ने अपनी
अपने मुंह की मदद से गेट खोलने की तरकीब निकाल ली। देखिए कितनी आसानी से ये गेट खोलकर बाहर निकलने की तैयारी में है। इस डॉग की ये समझदारी खूब वायरल हो रही है। नींद में ये डॉग सुबह की सैर के लिए निकल रहा था। रास्ते में एक आईना आ गया तो आईने में खुद को देखकर ये चौंक गया। इन्हें लगा कि सामने कोई और डॉग खड़ा है। हैरानी में ये जमीन से ऊपर उछल गया। इस डॉग की ये हरकत देखकर लोग हंस कर लोटपोट हो रहे हैं और इस मजेदार वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है और इस पर दिलचस्प कमेंट्स भी आ रहे हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं व्यापारी बंदर से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सिवनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें फुटपाथ पर मौजूद सब्जी की दुकान पर एक बंदर ने कब्जा कर लिया है। ये इस अंदाज में बैठा है जैसे दुकान का मालिक हो। सिवनी में राम मंदिर के पास एक दुकान मौजूद है। 7 जनवरी को ये वाकया पेश आया। किसी राहगीर ने बंदर की इस करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल साइट्स पर धूम मचा रहा है और सब्जी बेचने वाले बंदर के तौर पर जंगल का ये बाशिंदा इंसानों की दुनिया में शोहरत बटोर रहा है। फाइव जी की तेजी हवाई उड़ानों पर भारी पड़ रही है। 19 तारीख से अमेरिका में कुछ मोबाइल कंपनीज ने 5G सेवा की शुरुआत की है और हवाई यात्रा पर इसका असर दिखने लगा है। एयर इंडिया समेत दुनिया की कई एयरलाइंस को अमेरिका जाने वाली कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। आखिर इस नई तकनीक से एयरलाइंस को क्या दिक्कत हो रही है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में 5G की दस्तक हवाई उड़ानों के लिए जी का जंजाल बन गई है। आलम यह है कि भारत समेत दुनिया के कई एयरलाइंस ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। विमान कंपनियों ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि 5G फोन सेवा के सिग्नल्स फ्लाइट्स के नेविगेशन सिस्टम में रुकावट पैदा कर सकते हैं और ये विमान सेवा के लिए घातक साबित हो सकता है। अमेरिका में वेरिजोन और AT&T की 5G मोबाइल फोन सेवाएं शुरू हुई हैं। 5G लागू होने के बाद एयर इंडिया को अमेरिका जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। जाहिर है इससे मुसाफिरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों की 5G को लेकर अपनी चिंताएं हैं और इन हालात को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों का फ्लाइट कैंसिल करने का फैसला तर्कसंगत है। एमिरेट्स ने भी अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा लागू होने पर चिंता जताई है और बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, सिएटल शहरों की उड़ान स्थगित कर दी है। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस समेत अमेरिका की 10 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने बाइडेन सरकार को चेताया है कि 5G सिग्नल्स का सी बैंड विमान के नेविगेशन सिस्टम में बाधाएं पैदा कर सकता है, खासकर खराब मौसम के दौरान। इससे हवाई यात्राओं के साथ ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और वैक्सीन सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। गुड न्यूज यह है कि विमान कंपनियों की इस चिंता को देखते हुए 5G सेवा शुरू करने वाली कंपनी कुछ हवाई अड्डों के टावर पर सेवाएं देर से लागू करने पर सहमत हो गई हैं। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। विमान कंपनियां चाहती हैं कि हवाई पट्टी से तकरीबन 2 मील की दूरी तक 5G सिग्नल्स को बाहर रखा जाए। वहीं 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली मोबाइल कंपनियों की दलील है कि उन्होंने इस तकनीक के लिए अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है और इससे अरबों डॉलर की रकम खर्च हो चुकी है। इस तकनीक के जरिए इंटरनेट की रफ्तार तेज होगी और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। जाहिर है वक्त रहते इस तकनीकी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना जरूरी है, क्योंकि 5G नेटवर्क और हवाई यातायात दोनों ही बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल एविएशन रेगुलेट करने वाली संस्था ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि हवाई पट्टी से तकरीबन 2 मील की दूरी तक 5G सिग्नल्स को बाहर रखा जाए। अब सवाल यह है कि 5G मोबाइल नेटवर्क तकनीक से ऐसा क्या हो सकता है जो फ्लाइट्स नेविगेशन में बाधा
आ रही है। जानकारों का कहना है कि रेडियो अल्टीमीटर एक अहम तकनीक है जो विमान की मूवमेंट की जानकारी देती है और साथ ही पायलट को वो जानकारी मुहैया कराती है जो सेफ लैंडिंग के लिए जरूरी है। 5G रेडिएशन रेडियो अल्टीमीटर सिस्टम में दखल दे सकता है, जिससे लैंडिंग के दौरान इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम में रुकावट पैदा हो सकती है, जिससे रनवे पर विमान को रोकने में बाधा आ सकती है। और अब बात सर्दी की कर लेते हैं। कश्मीर के पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश के पठार तक सभी ठंड के सितम से कपकपा रहे हैं, लेकिन शीतलहर के इस प्रकोप में भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। सैलानी इस बर्फबारी के मजे ले रहे हैं तो मैदानी इलाकों में लोग अलाव सेक रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अभी 3-4 दिन सर्दी का सितम कम नहीं होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मैदानों में दिन भारी हैं। शीतलहर से पारे में गिरावट जारी है। श्रीनगर से लेकर जबलपुर तक, चंडीगढ़ से लेकर पटना तक उत्तर भारत का पूरा इलाका ठंड से कपकपा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कश्मीर। धरती की जन्नत में पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हैं तो झीलों में पानी बर्फ की तरह जम गया है। दिन का तापमान 4 डिग्री से नीचे जा चुका है तो रातें माइनस के तापमान में कट रही हैं। जम्मू कश्मीर में बुधवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। दरअसल बुधवार सुबह से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई, जबकि मैदानी इलाकों में खासतौर से श्रीनगर में बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला जो मौसम का है आने वाले 24 घंटों तक जारी रहेगा। कल मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन एक दिन बाद फिर दोबारा मौसम का जो मिजाज है वो जम्मू कश्मीर में बदल जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होगी और हो सकता है कि मैदानी इलाकों में भी ये बर्फबारी होगी। फिलहाल जो इस बर्फबारी जो पहाड़ों पर कश्मीर में हो रही है इसका असर साफ कश्मीर में दिखने को। तापमान की बात करें वो 4 डिग्री के आसपास है, जबकि रात का तापमान शून्य के आसपास ही रहने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल जो जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई थी वो बर्फबारी अभी भी पहाड़ों पर जमकर मौजूद है। कई फुट बर्फ़ जो है, चाहे जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल हो, ख़ासतौर से पहाड़ी इलाके जो भी हैं वहाँ पर कई फुट बर्फ़ पहाड़ों पर जमा है और वही बर्फीले हवाएं मैदानी इलाकों में आ रही हैं और उनका असर कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर बर्फबारी की ये तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के एलओसी के पास एक आर्मी कैंप की हैं। आसमान से सफेद बर्फ की बरसात बूंदों की तरह हो रही है, लेकिन देश की सरहद की निगहबानी करने वाले ये जवान शारीरिक स्फूर्ति के लिए वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाएं हिमाचल के इलाकों को सर्द बना रही हैं। तस्वीरों में दिख रहे पहाड़ हिमाचल के धर्मशाला के हैं। धर्मशाला में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से सफेद रेगिस्तान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन धर्मशाला आने वाले सैलानी इस बर्फबारी के मजे ले रहे हैं। सर्दीली हवाओं का सामना अलाव की गर्मी से हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले 3-4 दिन सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। ठंड है और काफ़ी है, पर ठीक है, यहाँ का मौसम जो है वो उस तरीके से कि आपको पूरा पैक होके आना ही पड़ेगा। वेदर आपके ग्लव्स हुए, आपके लॉन्ग कोट्स हुए, सब कुछ, खासकर बूट्स, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी रहता है तो आपको उस तरीके से बूट्स आपके उस तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे। It is cold, but I think it's nice, pleasant when if you are well covered and you can enjoy the weather. So we had to buy a few caps and all to keep us warm. But if you're packed enough, I think then we can enjoy the cold wave over here. बर्फ का सर्दीला सितम उत्तराखंड में भी जारी है। पहाड़ी इलाकों में सफेद बर्फ ने अपना राज कायम कर लिया है।
बागेश्वर में बर्फबारी का ये नजारा साफ बता रहा है कि सर्दी की गिरफ्त में पहाड़ों के साथ साथ खेत, खलिहान और फसलें भी हैं। गिरता पारा सब कुछ जमाने पर आमादा है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी ने दिल्ली के मैदानी इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उत्तरायण के बाद भी दिल्ली में पारे का गिरना लगातार जारी है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, तो धुंध ने सड़कों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त शीतलहर चल रही है, लेकिन अब घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक मौजूद हूं। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन घने कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। आप देखिए, अब यहाँ से जो इंडिया गेट है वो भी बेहद नजदीक है, लेकिन हालत यह है कि इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर की फिलहाल है। तो यानी आप अपने घर से अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और गाड़ियों से निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी से निकलें। मौसम विभाग का कहना है कि जो घने कोहरे की चादर है दिल्ली एनसीआर में, ये इसी तरीके से कुछ दिनों तक रहने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी 3-4 दिन धुंध की यही चादर बिछी रहेगी। साथ ही हल्की बारिश भी होगी, जिसकी वजह से ठंड अभी और सताएगी। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लिहाजा 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जो मौसम है उसका मिजाज और बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि तब बारिश होगी। और ये बारिश पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कुछ इलाकों में होगी। हालांकि ये हेवी बारिश नहीं कह रहे हैं वैज्ञानिक, बल्कि कह रहे हैं कि बहुत ही जो है हल्की बारिश होगी, जिसे मॉडरेट रेन कहा जाता है। ठंड का कहर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हाड़ कपा रहा है। प्रयागराज के संगम किनारे माघ का मेला चल रहा है, लेकिन ठंड की वजह से कल्पवासियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रयागराज में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है, लिहाजा लोगों के पास अलाव ही एक रास्ता है ठंड से बचाव का। भगवान भोले की नगरी काशी में भी ठंड के साथ साथ धुंध ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग घरों में ही कैद हैं। जो बाहर हैं वो अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। गोरखपुर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह कोहरे की चादर में लिपटा शहर देखने को मिल रहा है, तो रातें और सर्द होती जा रही हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी ठंड का कहर जारी है। सड़कों पर निकलने वाले लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश की वजह से मैदानी इलाकों में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तरी पछुआ हवाओं के प्रभाव से बिहार में शीतलहर से जनजीवन बेहाल है। पूरे सूबे में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित है। राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच चल रहा है, जिसके बाद से कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनवरी का महीना बीतने को है, लेकिन सर्दी का सितम अभी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि शहर शहर ठंड का कहर अभी और सताने वाला है। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं बाइक पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला बाइक राइडर से। यह है नीतू चोपड़ा। नीतू के नाम एक नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड हैं। नीतू ने अपनी बाइक पर पूरे भारत की यात्रा की है। बाड़मेर से आने वाली नीतू ने परिवार के खिलाफ होने पर भी अपने इस सपने को पूरा किया है। देश के जल मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी नीतू की प्रशंसा की है। नीतू ने रिकॉर्ड 108 दिन में बाइक से देश के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ देश के चारों कोनों को कवर किया है। नीतू ने अपनी पहली राइड फॉर यूथ की थी, जो कि स्कूटी पर की गई थी। इस अभियान में नीतू ने करीब 20,356 किलोमीटर का सफर तय किया था। नीतू के अभियान की खासियत ये रही कि इस अभियान में नीतू ने कोई पैसा खर्च नहीं किया और इस अभियान में टायर फटने से लेकर पेट्रोल पंप पर रुकने से लेकर 5 स्टार होटलों में रुकने तक का एक्सपीरियंस शामिल रहा। नीतू आज देश का गौरव है, जो युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।
देखिए, जैसे राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, मैंने भी मेरे घर वालों से 3 वर्ष का वनवास काटा, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है। आधी रात को 2 बजे घूमना कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। और सबसे पहला सेशन में क्वेश्चन आता था, वो यही था कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया। लाइक मैं एक टिपिकल जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लोगों की आज भी सोच खुली हुई नहीं है, पर मैंने हमेशा वो किया क्योंकि मुझे पता था कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम एक दिन आ ही गया। तो आज लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर लड़कियाँ ठान ले, चाहे उनको समाज से अलग रहना पड़े, घर वालों से अलग रहना पड़े, लेकिन हम फोकस होकर अगर अपनी चीज़ पे फोकस करेंगे तो एक दिन हम निश्चित रूप से सबके लिए एक मिसाल बनेंगे, जैसा आज लोग मुझे बोलते हैं। 2 टीवी चैनल के आने के बाद MTV रोडीज़ रिवॉल्यूशन में जब मैं फीचर हुई हूँ, और कौन बनेगा करोड़पति में जब मैं फीचर हुई हूँ, तो वो लोग जो सब लोग ताने मारा करते थे कि ये रबड़ती रहती है, ये आवारा है, ये वो है, आज सबकी सोच बदल गई है। आज सबको समझ आया है, करीब मेरी लाइफ के 28 सालों के बाद में लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो मन करता है करिए, करते रहिए। एक थोड़ा सा मुश्किल होता है एक पहला कदम लेना, कि समाज से खिलाफ होकर के कुछ करना, लेकिन समाज के विपरीत जो बहा है वही असल में तरा है, और उन्होंने इतिहास रचा है। देखिए, इतिहास रच रही है यहाँ पर। बहुत जल्द दूसरा विश्व रिकॉर्ड यहाँ नीतू चोपड़ा जी के नाम पे हो जाएगा, जिसमें वो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड करके यहाँ दिल्ली पहुँच गई हैं। अब ऐसे में ये उदाहरण बन रही हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं और बदलाव इस समाज में लेकर आना चाहती हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ श्रुतिका, दिल्ली। और रुक करते हैं असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क का, जहां हिरणों और परिंदों की गिनती का काम किया जा रहा है। बाढ़ और विषम हालात की वजह से यहां हिरणों की तादाद में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां परिंदों की तादाद में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों को भरोसा है कि गैंडों के लिए मशहूर इस नेशनल पार्क में बाकी जानवर भी फल फूल रहे हैं और इनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ये खूबसूरत नजारा है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का, जहां हिरणों की गिनती का काम चल रहा है। यूं तो यहाँ ये खूबसूरत जंगल राइनो यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए दुनिया भर में खास पहचान रखता है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता बेमिसाल है। यहाँ दुर्लभ परिंदों और जानवरों की भरमार है। यहाँ की वनस्पति और आबोहवा इसे इन जीवों और परिंदों के लिए बेहद माकूल और खूबसूरत आशियाना बनाती है। पार्क प्रशासन फिलहाल इस कुदरती संपदा का हिसाब किताब करने में जुटा है। यहाँ परिंदों और हिरणों की तादाद आंकी जा रही है। इस गणना के मुताबिक यहाँ कुल 868 हिरण हैं, जिनमें से 173 नर और 557 मादा वयस्क हिरण हैं, जबकि 138 शावक हैं। हालांकि इनकी तादाद में कमी आई है। साल 2018 में यहाँ हिरणों की तादाद 907 आंकी गई थी। पार्क प्रशासन का मानना है कि 2019 और 2020 में आई बाढ़ की वजह से ये कमी आई है। खास बात यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में परिंदों की अच्छी खासी तादाद है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 21 से 27 दिसंबर के बीच वेटलैंड बर्ड्स की गणना का काम किया गया। यहाँ 126 प्रजाति के 66,000 से ज्यादा परिंदे मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15,552 हेडेड ड्रूज, 9,493 नॉर्दर्न पिनटेल, 5,631 कॉमन टील और 2,236 दुर्लभ पेरिगिनस डक मौजूद हैं। परिंदों और हिरणों की गणना के काम में 29 एक्सपर्ट्स और 112 वन्य कर्मियों को लगाया गया है। इन वन्य कर्मियों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में काजीरंगा में जानवरों और परिंदों की तादाद में इजाफा होगा और इसका प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के सैलानियों को यहाँ खिंचे चले आने को मजबूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लंच टाइम के इस आखिरी चरण में अब हम पहुंच गए हैं उस स्तर पर जहां पर आपको दिखाएंगे आज का विचार। तो देखिए एक महान व्यक्ति ने क्या साझा किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। लंच टाइम में आज इतना ही, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको देखते रहना है अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। और अब आपसे कल मुलाकात होगी 12 बजे ढेर सारी खबरों के साथ और वीडियोस के साथ।